समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। हमारा समय नवाचारों का समय है, नए उपक्रमों का समय है। बहुत सारे नवाचार और नए उपक्रम सामने आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा विराट उपक्रम हुआ कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर खूब चर्चा और उस पर कई कई संस्थाएं, कई कई संगोष्ठियां सारे भारत में, लगभग सारे विश्वविद्यालयों में इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर संगोष्ठियां की जाएं। जो भी संगोष्ठी हो उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम या तो किसी न किसी तरह से आ जाए। इंडियन नॉलेज सिस्टम का डिंडिम घोष देश में हो रहा है, नगाड़ा निनाद। सवाल यह है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इस शीर्षक से जो चर्चा की जाती है वह कितनी परंपरा सम्मत होती है। हमारी भाषा में कहें तो वह कितनी शास्त्र सम्मत है। यह विचारणीय प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि हम क्यों कहें इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS जिसका कि संक्षेप में कहा जाता है, उसका खूब हो हल्ला है। हम हिंदी वाले, संस्कृत वाले पूछते हैं कि IKS क्या है, अर्थात इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, तो हमें बताया जाता है कि भारतीय ज्ञान मीमांसा। फिर सवाल यह आता है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का हिंदी में या संस्कृत में अनुवाद भारतीय ज्ञान मीमांसा क्या सही होगा? क्या दोनों एक ही अर्थ को कनोट कर रहे हैं? दोनों का अभिप्राय क्या एक ही है? ये प्रश्न पूछने का मेरा कुछ आशय है। एक बात तो है कि जो लोग इंडिया कहने से भिनकते थे वही लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम का खूब जाप कर रहे हैं। धड़ल्ले से इंडियन नॉलेज सिस्टम वे कह रहे हैं। मेरी दृष्टि से आप भारतीय कहिए या इंडियन कहिए, अंतर नहीं पड़ता। इंडिया और भारत में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि संविधान में इंडिया और भारत एक ही देश को कहा गया। मैं संविधान में आस्था रखता हूं, और जिन लोगों ने इंडिया कहा था उन लोगों का आशय पूरे देश अर्थात भारतवर्ष से था, जिसको कि पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, जो हिमालय से लेकर के और दक्षिण के सागर तक एक देश है, उसको परिभाषित किया गया। वही इंडिया है, वही भारत है। मैं इन शब्दों के पीछे जो वितंडा खड़ा किया जा रहा है उसमें नहीं जाता, लेकिन प्रश्न उसके बाद जो शब्द है नॉलेज सिस्टम और फिर भारतीय के आगे ज्ञान मीमांसा, तो क्या नॉलेज सिस्टम और ज्ञान मीमांसा एक ही बात होती है? सिस्टम और मीमांसा में तो फर्क होता है। क्या सिस्टम को हम मीमांसा कहेंगे हमेशा? आप सिस्टम पर बात कर रहे हैं या ज्ञान की मीमांसा कर रहे हैं? आप ज्ञान के सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं या ज्ञान की मीमांसा आप कर रहे हैं? सिस्टम शब्द ही हमारी परंपरा की दृष्टि से विजातीय है हमारे यहाँ। ये वहाँ का सोच है, सिस्टम के सोच में वो लोग सोचते हैं। नॉलेज सिस्टम की बात फिर वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ नॉलेज सिस्टम नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ शास्त्र परंपरा कहा जाता है या ज्ञान परंपरा कहा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है, सिस्टम नहीं है। उस तरह से परंपरा की बात करिए या मीमांसा की बात करिए। सिस्टम तो व्यवस्था हुई। ज्ञान व्यवस्थाएं क्या कहेंगे आप हिंदी में या संस्कृत में? कि भारतीय ज्ञान व्यवस्थाएं। यदि इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करना है तो उस पर जो चर्चाएं होगी, हिंदी और संस्कृत वालों को यदि उसका सही अनुवाद लेकर के बात करना है तो ये भारतीय ज्ञान व्यवस्थाएं ऐसा अनुवाद करके बात करें, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनका मानस भारतीय मानस है। हिंदी और संस्कृत के भारतीय भाषाओं के लोगों का, ये तो अंग्रेजीदा लोग हैं, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम कह रहे हैं, हम भारतीय ज्ञान मीमांसा और भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहे हैं। अब कैसे ये चल पड़ा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए हम तो सही शब्द रख रहे हैं, वो चला आ रहा है अंग्रेजी सोच गलत शब्द से। सोच तो वहां से चल रहा है। होना यह चाहिए था कि ज्ञान की परंपराओं के लिए, मीमांसाओं के लिए हमारे पास यह शब्द है भारतीय ज्ञान मीमांसा। उसको हमसे पूछा जाता है कि इसको अंग्रेजी में बताना है दुनिया को, तो हम क्या कहेंगे? तो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन हम सही अपनी मोटी बुद्धि से, परंपरा का अनुवाद तो ट्रेडिशन होता है, व्यवस्था सिस्टम तो नहीं होता। भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान मीमांसा यदि हम अपने सोच से ये शब्द कहते हैं तो अंग्रेजी में तो उसको हम इंडियन नॉलेज सिस्टम अनुवाद करके नहीं बता सकते, हम तो उसको नॉलेज ट्रेडिशन कहेंगे।
जितनी अंग्रेजी में जानता हूँ। तो अब भी आप कह सकते हैं कि आप शब्दों को लेकर के क्यों रोना रो रहे हैं, काम की बात करिए। इंडियन नॉलेज सिस्टम पर, IKS पर कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, उसको देखिए। तो ज्ञान मीमांसा कहें, ज्ञान परंपरा कहें, नॉलेज सिस्टम कहें, बात तो एक ही है। कितनी कितनी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, उन पर कितनी चर्चाएं हो रही हैं, विश्व में ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, इतनी संगोष्ठियां, गोष्ठियां, परिसंवाद हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि वो अंग्रेजी में जो सोच है उससे प्रवर्तित होते हैं, और भारतीय मानस से उपजा हुआ भारतीय सोच वहाँ नहीं है। क्योंकि भारतीय सोच होती तो भारतीय शास्त्र परंपरा इस शीर्षक से बात करने के लिए उपक्रम होता, या भारतीय ज्ञान परंपरा इस शीर्षक से उपक्रम होता। उपक्रम तो वैसा नहीं हुआ, शुरुआत ही गलत हो गई है। अंतर, अगर यह पूछा जाए कि अंतर क्या पड़ रहा है, काम हो रहा है, काम देखिए। अंतर ये हो रहा है कि जब हम सिस्टम कहते हैं तो एक बंधी बंधाई व्यवस्था से आशय होता है, एक रुका हुआ है बांध, व्यवस्था है जो अटकी हुई है, बंधी हुई है, रुकी हुई है। जब हम परंपरा कहते हैं तो निरंतर विकास करने का भाव उसमें रहता है। जब हम ज्ञान परंपरा कहते हैं तो नॉलेज सिस्टम कैसे हो सकता है? सिस्टम तो एक व्यवस्थापित कर दी गई संस्थानबद्ध कुछ है। तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ सोच है कि सिस्टम में सोचिए, आप ट्रेडिशन में मत सोचिए, सतत प्रवाह की दृष्टि से मत सोचिए। परंपरा निरंतर विकसित होती चली आ रही है 21वीं शताब्दी तक, उसकी दृष्टि से, उसके परिप्रेक्ष्य से मत सोचिए। जो सिस्टमेटाइज्ड हो गया है उसकी बात करिए आप। इस जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है, पृथ्वी और आकाश का अंतर आ जाता है। तो गलत शुरुआत हो गई है। जिन लोगों को शास्त्र परंपरा से कोई मतलब नहीं, कोई लेने देना नहीं, शास्त्रों को मूल में जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कर रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। दोहन सिस्टम का हो सकता है। जब आप इंडियन नॉलेज सिस्टम करते हैं, कहते हैं, तो उसके नाम पर संस्थाएं बनाना आसान हो जाता है। क्योंकि जो बंधी हुई, व्यवस्थापित, सीमित रह गई, अटक गई चीज है, उसके नाम पर आयोग बना लीजिए, उसके नाम पर काम करिए, आसानी हो जाती है। जब हम शास्त्र मीमांसा और शास्त्र परंपरा, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान परंपरा कहेंगे तो थोड़ा सा विचार भी करना पड़ेगा, कुछ अड़चन भी होगी कि उसका सतत विकास है और वह तो विकसित होती चली आ रही है, तो आगे हमारे सामने सवाल लेकर के खड़ी हो जाएगी। उसमें बहुत कुछ नया हो रहा है, वो नया उतना नया होना नहीं चाहिए। जो पुराना वेद पुराण आदि में है वो बंधा बंधाया, उसको हमको साहब बहादुर लोग जो बता गए हैं, उसमें ये सब है, सारी दुनिया विश्व गुरुत्व उसमें है, उसको ले लीजिए। 21वीं शताब्दी तक उसमें जो निरंतर विकास होता आया है उस ज्ञान परंपरा में, उसको छोड़ दीजिए तो सुविधा रहेगी। संस्थाएं, शासन, सत्ताएं इस सुविधाजनक मार्ग से चलते हैं। जहां सतत प्रवाह होता है, वो बंद नहीं पाता है, तो विचार कराने वालों को असुविधा हो जाती है। ज्ञान का जड़ रूप सुविधाजनक हो जाता है। अब पूर्व पक्ष की ओर से कहा जा सकता है कि सिस्टम कहने से आपत्ति क्या है, निरर्थक क्यों है? हमारे यहाँ भी सिस्टम तो है ही है, और हमारे यहाँ के पारंपरिक पंडितों ने भी कहा कि सिस्टम्स हैं। ये कहा होगा, ये तो औपनिवेशिक सोच से ही सिस्टम्स की बात वो लोग करने लग गए थे। काव्यशास्त्र में सिस्टम्स हो गए 6 सिस्टम, दर्शन में 6 सिस्टम हो गए, न्याय, वेदांत, मीमांसा और सांख्य, योग, वैशेषिक आदि, ये सब सिस्टम उनके लिए हो गए। तो सिस्टम शब्द से व्यवस्था का बोध होता है, यह सत्य है। हमारे यहाँ भी उसका एक लगभग समवर्ती शब्द है, उसके अभिप्राय को सूचित करने वाला शब्द है, वो अनुशासन है। लेकिन सिस्टम और अनुशासन भी एक नहीं होते। फिर अनुशासन तो आया है परंपरा से। महाभाष्य में आरंभ अनुशासन से होता है, अथ शब्दानुशासनम कहते हैं। महाभारत में अनुशासन पर्व है।
तो वहाँ तो सारे पर्वों के बाद अनुशासन पर्व होता है कि सारी परंपराओं को पुनर्व्यवस्थापित कर रहे हैं, उनका सतत प्रवाह जो चला आ रहा है उसको देखते हैं, फिर पुनर्व्यवस्थापित उसको करते हैं, उसको सिस्टम नहीं बना रहे हैं। तो अनुशासन का अर्थ भी सिस्टम से नहीं होगा। अनुशासन अंग्रेजी में जो डिसिप्लिन है उसके अनुवाद में हमने अनुशासन ले लिया, इंटरडिसिप्लिनरी को अंतरानुशासी कह दिया। तो शब्दों से बखेड़े खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो अनुशासन है हमारी परंपरा में वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता है। ये तो 20वीं शताब्दी में औपनिवेशिक सोच के तहत जो शब्द हमारे लिए लाए गए अंग्रेजी के शब्दों के अनुवाद के रूप में, उसमें अनुशासन तो डिसिप्लिन हो गया और हमारे जो ज्ञान की सतत प्रवाह थे वो सिस्टम हो गए। विनोबा बड़े शास्त्रज्ञ थे। वसंत शेवड़े जी कांग्रेस के बड़े नेता थे। इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगा दी। वसंत शेवड़े जी को पवनार आश्रम भेजा कि विनोबा इमरजेंसी का समर्थन कर देंगे। विनोबा जी ने मौन व्रत ले रखा था। वसंत शेवड़े जी ने उनको समझाया कि ये सब देश में हो रहा था इसलिए इमरजेंसी लगा दी गई है, आप इस पर कुछ कहें। उन्होंने तख्ती पर लिखा अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व लिख करके उन्होंने प्रश्न चिन्ह उसके आगे लगाया। वसंत शेवड़े जी उन्हें उतना पड़ा बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि विनोबा ने कहा है कि इमरजेंसी अनुशासन पर्व है। तो इमरजेंसी तो अनुशासन पर्व नहीं हो सकती है। विनोबा इतने बड़े ज्ञानी हैं, उनका तो कोई आशा ही नहीं था कि इमरजेंसी को अनुशासन पर्व में कहूँगा, कह रहा हूँ। अनुशासन पर्व तो वो जानते थे अच्छी तरह, उन्होंने तो शास्त्र खूब पढ़े और शास्त्र स्वयं लिखे हैं उन्होंने। मौन व्रत जब उन्होंने तोड़ा, जब उन्होंने कहा भी कि अनुशासन से मेरा आशय था कि जो ज्ञानी जन हैं, बुद्धिजीवी हैं, आचार्यगण हैं, उनका अनुशासन हो, वे परिभाषित करेंगे समय को, वे बताएंगे कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कुछ परंपराएं चली आ रही उनको पुनर्व्यवस्थापित करेंगे। विनोबा उस अर्थ को समझ रहे थे, लेकिन तब तक तो विनोबा जी को सरकारी संत आदि कह दिया गया था, वो एक अलग बात है। लेकिन जो चिंतन परंपराएं चली आ रही है उन्हें हम फिर से व्यवस्थापित करते हैं तो अनुशासन होता है, वह भी डिसिप्लिन पूरी तरह से नहीं होता है। तो अब उसमें भी एक सतत प्रक्रिया परिमार्जन की है, उससे आशय हुआ करता है। तो सिस्टम में जो अभिप्राय हैं वो सीमित अभिप्राय हैं, वो अनुशासन के अभिप्राय उनसे बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा का स्थिर जड़ रूप इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम प्रस्तुत करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, गर्व करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर जो रूप हम प्रस्तुत करते हैं वह आनंदित करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला होता है, उसमें सबको संतोष हो रहा है। लेकिन परंपरा की उपेक्षा होती है, जो सतत प्रवाह है परंपरा का। भारतीय ज्ञान को एक मुर्दा चीज समझ करके पोस्टमार्टम उसका करके प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा हम लोग कर चुके थे, हमने दुनिया को ये बता दिया था। ये तो अंग्रेज लोगों की पद्धति है, उनकी पद्धति उनको सुविधाजनक थी राज करने के लिए। औपनिवेशिक दौर में उपनिवेशवाद को इसमें सुविधा थी कि आप लोगों का अतीत यह है, आप लोग इतने बड़े थे, अब आप लोगों के पास कुछ नहीं, आप लोगों का कोई विकास नहीं, आप लोग अर्धसभ्य बर्बर लोग हैं। जबकि 12वीं शताब्दी के बाद कितना नया काम हमने करके बताया। पाई की सही वैल्यू कैलकुलेट तो 7वीं 18वीं शताब्दी तक हमारे गणितज्ञ करते रहे, नए दर्शन तो हमारे दार्शनिक खड़े करते रहे 18वीं 19वीं शताब्दी तक, और 20वीं 21वीं शताब्दी में और भी। वो सब न बताया जाए, उसको हाशिए पर धकेल करके ये कहा जाए कि भारत में इस समय जड़ता है, बर्बरता है, अशिक्षा है, तभी हम लोग राज कर रहे हैं। तो वही तो लिगेसी हम ला रहे हैं कि आपका अतीत कितना, हमारा अतीत कितना भव्य है, उसकी मीमांसा करिए। ये तो अतीत का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के आधार पर जितना विमर्श होता है, परंपराएं तो जीवित हैं, जीवित रहीं। उनको सिस्टम कह करके जब हम उन पर चर्चा करते हैं तो उनके साथ अन्याय होता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने पर अंग्रेजियत की बू आती है, अंग्रेज बुद्धि उसमें झलकती है। यह इंडियन नॉलेज सिस्टम शब्द भारतीयता के भाव से वासित नहीं है। यह भारतीय ज्ञान परंपरा
भारतीय शास्त्र मीमांसा, ये शब्द भारतीयता के भाव से जैसे वासित हैं, उनमें परंपरा का सुवास जिस तरह से है, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम कहने से जिन लोगों ने शुरू किया है, कभी कभी उस पर सही विमर्श हो रहा है, क्योंकि विमर्श करने वाले तो हम ही लोग हैं, हम ही लोगों को बुलाया जाता है, तो हम लोग कभी आगे की बातें करते हैं, विकास जो परंपराओं में हुआ है उसकी बातें उसमें भी करते हैं, लेकिन शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने की, वहाँ से शुरुआत हुआ है, वो चाहते हैं कि उसी में बना रहे सीमित। अंग्रेज बुद्धि उसके पीछे है। अंग्रेज बुद्धि जब मैं कहता हूँ तो अंग्रेज बुद्धि हुई तत्पुरुष समास में, और अंग्रेज से आशय है कि जो प्रकृत्या अर्थात बाई नेचर वणिक या लुटेरा है। सभी अंग्रेज नहीं होते वणिक और लुटेरे, उनमें अत्यंत साधु संत भी हुए। दीनबंधु एंड्रयूज भी शायद अंग्रेज थे, बड़े संत थे, और भी ज्ञानी जन हुए वहाँ, अच्छे काम करने वाले भी हुए। लेकिन जो लोग यहाँ राज करने आए, जिन्होंने राज किया, उनके अपने जो न्यस्त स्वार्थ थे, उनके तहत वो वणिक और लुटेरे की तरह से ही उन्होंने काम किया। उनकी दृष्टि यह थी कि जो ज्ञान मीमांसा करनी है यहाँ, वो हमको सिस्टम के नाम पर करनी है। स्थिर रखी हुई हैं चीज़ें वहाँ अतीत में, उनका उपयोग हमको करना है विश्व के लिए। भारत में जो ज्ञान है उसका दोहन हमको करना है। जो ज्ञान की गंगा बह रही है उससे आशय नहीं है। गंगा तो अपावन हो जाए, नदियाँ प्रदूषित हो जाए, नदियाँ हमारी प्रदूषित करके वो लोग गए, और उनकी पद्धति आज़ादी के बाद भी जो चलती रही, तो नदियाँ और भी प्रदूषित होती रही। उनको कोई परवाह नहीं थी कि कारखानों का मल जो है नदियों में मिल रहा है। उनके लिए तो गंगा माता, गंगा देवी नहीं थी। तो ज्ञान की जो गंगा है वो भी उनके लिए बहती हुई गंगा नहीं थी, वह स्थिर थी। उसका दोहन विश्व के लिए किया जाए स्थिर मान करके, ये उनका। हमारे यहाँ तो नदियों को प्रवाह के रूप में ही देखा गया, लिविंग बॉडीज और बहते हुए पानियों के रूप में ही उनको देखा गया। हमारे पुरखों ने उनको बांधने का विचार नहीं किया। कई बहुत छोटे मोटे स्टॉप डैम बनाए भी हों, जैसा कौटिल्य अर्थशास्त्र में आदेश निर्देश देते हैं, तो प्रवाह फिर से हो सके अच्छी तरह, इसके लिए बनाए जाते हैं। तो नदियों को बांधने का विचार, वो बहुत बड़े बांध बनाने का विचार पाप से उपजा हुआ विचार है। पेड़ को काटने का विचार पाप से उपजा हुआ विचार है। जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं तो हम परंपरा को एक बांध के रूप में देखते हैं। जो बहती हुई आ रही थी उसका हम बांध बना करके फिर विचार करते हैं। हम परंपरा को एक खड़ी हुई फसल के रूप में देखने लगते हैं, जिसका कि हमको काट लेना है। फसल को काट लो, उसका उपयोग कर लो। उसको हम एक पेड़ के रूप में देखते हैं जिसको कि हमको काट लेना है, उसकी फर्नीचर में उसकी लकड़ी हमको लगा लेना है। तो ज्ञान परंपराएं, सतत विकसनशील जो ज्ञान परंपराएं थी, जो शास्त्र मीमांसाएं थी, वे फसल के रूप में काट ली जाएं, पेड़ों की तरह से काट ली जाएं। यह तो औपनिवेशिक सोच थी जो अंग्रेजों ने हमारी ज्ञान परंपराओं के साथ करना चाहा। जब बहाव होता है तो रचाव होता है। नदियां अपने बहाव में रचती हैं। नर्मदा जब तक बहती रहती हैं, बहती रहेंगी, तब तक वो नर्मदेश्वर रचेंगी। यदि बांध नर्मदा पर बांध दिया जाएगा तो नर्मदेश्वर पैदा नहीं होंगे उसमें से। जब तक नर्मदा बहेंगी तब तक नर्मदेश्वर उसमें से निकलते रहेंगे। ज्ञान के प्रवाह से शिव निकलेंगे, सत्य उससे साधा जा सकेगा जब तक परंपराएं बहती रहेंगी और सतत विकासशील रूप में उनकी मीमांसा की जाती रहेगी। जब सिस्टम हो जाएगा तो उसका दोहन किया जाने लगेगा। परंपराओं का दोहन नहीं होता है, हम उनसे अपने आप को भावित और पावित करते हैं। नदियों में हम स्नान करके अपने आप को अवगाहन करके हम पावन अपने आप को बनाते हैं। नदियों में अवगाहन हो सकता है। जो लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम का आलाप कर रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि वो शास्त्र क्यों नहीं कह देते। हमारे यहाँ तो नॉलेज से बने हुए जितने भी संप्रदाय कहें आप, जितनी मीमांसाएं, उनके लिए शास्त्र शब्द है। तो भारतीय शास्त्र परंपरा, भारतीय शास्त्र ट्रेडिशंस, ऐसा कह देते। हमें क्या जरूरत पड़ गई नॉलेज और सिस्टम लाने की। नॉलेज का पता नहीं क्या अर्थ होता है वहाँ। ज्ञान का हमारे यहाँ जो अर्थ होता है वही अर्थ होता है या नहीं। सिस्टम का जो अर्थ होता है वो हमारे यहाँ शास्त्र है क्या, ऐसा सवाल बना रहता है। नहीं है उनके यहाँ शब्द, तो शास्त्र कहो,
हमारे यहाँ शास्त्र इतना सुंदर, बहुत व्यापक शब्द है, और उसके सारे अर्थ, परंपराओं का विकास भी उसमें समाहित है, उनको व्यवस्थापित करने का, पुनर्मीमांसित करने का भाव भी उसमें। लेकिन उससे असुविधा होगी, इसलिए नहीं कहते हैं शास्त्र। नहीं तो भारतीय शास्त्र परंपरा, उसको उसके नाम पर आयोग बना लें, उसके नाम पर चर्चा करें, ऐसा तो नहीं हुआ। क्योंकि शास्त्र की बात करना पड़ेगी तो ग्रंथों की बात करना पड़ेगी। पूछा जाएगा कि कौन कौन से शास्त्र, तो नाम बताने पड़ेंगे, फिर उनमें क्या है ये बताना पड़ेगा। अभी तो यह है कि हम अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ, उसके आधार पर आसानी से कह देते हैं कि ये सब था। तो शास्त्र, मूल शास्त्र बताना पड़ेंगे। शास्त्र तो एक नहीं है, शास्त्र तो कई तरह के हैं। फिर विप्रतिषेध शास्त्र होगा, अपवाद होगा, उत्सर्ग होगा। विप्रतिषेध शास्त्र भी है, वाद शास्त्र भी है, अबाध शास्त्र भी है। हमारे टीकाकार तो इनकी बात करते हैं। शास्त्र के संबंध में समझना चाहिए कि शास्त्र परंपराएं तो बहुव्यापी हैं, शास्त्र तो रुंधा हुआ नहीं है। और शास्त्र तब होता है जब लोकहित उससे सधता है। लोकहित सध रहा है या नहीं, ये देखा जाना चाहिए। लोकहित सध रहा है या सत्ता का हित केवल सध रहा है, ये विचार किया जाना चाहिए। शास्त्र की बात यदि होगी तो शास्त्रज्ञ, शास्त्र का जानकार पूछेगा कि लोकहित सधता है या नहीं, ये बताइए। शास्त्र का तो मानक ही यही है। हमारे यहाँ कहा, शास्त्रम ही वत्सलतरम माता पितृ सहस्रतः। जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र परंपराएं हैं, उनकी असलियत यह है कि वो माता और पिता से भी ज़्यादा वत्सल होते हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो विचार हो रहा है, क्या वो माता पिता से सहस्त्र गुना वत्सल हो रहा है? वो तो माता पिता जैसा भी नहीं हो रहा है। जो असली माता पिता होते हैं उनकी तरह भी नहीं हो रहा है। आजकल के माता पिता की तरह हो रहा हो, लेकिन जिन्होंने ये लिखा था कि शास्त्रम ही वत्सलतरम माता पितृ सहस्रतः, हजारों माता पिता मिलकर के जो बच्चे के लिए नहीं कर सकेंगे, शास्त्र हजारों माता पिताओं की तरह प्रजाओं के लिए, जनता के लिए वह करता है। यह उन्होंने कहा। यह तो शास्त्र का मानदंड परंपरा ने प्रस्तुत कर दिया है। तो ये ब्रह्मसूत्र के श्री भाष्य में ये उक्ति आई है, और रंग महात्म्य जो है पुराण में, उसमें भी ये उक्ति आई है कुछ पाठ भेद के साथ। तो शास्त्र तो वत्सल, परम वत्सल होता है, ये याद रखा जाना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र भी होता है फिर। तो अध्यात्म शास्त्र तो भीतर है, बाहर तो नहीं है, प्रदर्शनों में तो नहीं है, कॉन्फ्रेंसों में, गोष्ठियों में तो नहीं है। हमारे सारे शास्त्र फिर अध्यात्म शास्त्र में परिवसित होते हैं। और फिर शास्त्र के संबंध में हमारे शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने यह माना कि आरंभ में उसका उद्गम सूक्ष्म होता है, वह निरंतर कई कई शाखाओं में, कई कई धाराओं में विकसित होकर के और निरंतर प्रवाहित होता है। यह तो बड़े आचार्य ही कहते हैं, सरितामिव प्रवाहा, सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा प्रथमम यथोत्तरम विपुलाः, ये च शास्त्र समारंभाः भवन्ति लोकस्य ते वन्द्याः। नदी के प्रवाह जिस तरह से अपने उद्गम में बहुत सूक्ष्म होते हैं, गंगा गंगोत्री में कितनी महीन सी धारा दिखाई पड़ती है, नर्मदा अमरकंटक पर कितनी बारीक सी बूंद बूंद करके धारा निकलती है, और फिर कैसे महाप्रवाह, महानद कई कई धाराओं में बह करके सारे देश की धरती को सींचती हैं ये नदियाँ, गंगा हो या नर्मदा हो या गोदावरी हो या कावेरी हो। शास्त्र भी उसी प्रकार से हुआ करते हैं, अपने उद्गम में सूक्ष्म होते हैं। ब्रह्मसूत्र सूत्र मात्र में छोटा सा ग्रंथ है, उनकी कितनी व्याख्याएं, कितने प्रवाह बनते हैं, और इस देश की धरती को, ज्ञान की धरती को सींचते हैं। लेकिन ये जो शास्त्र समारंभा भवन्ति लोकस्य ते वन्द्या, राजशेखर कहते हैं कि लोक के लिए वंदनीय होते हैं फिर वो शास्त्र समारंभ, क्योंकि लोक का हित करते हैं। लोक का हित करते हैं इसलिए लोक उनका वंदन करता है, जनता शास्त्रों को स्वीकार करती है कि हमारा हित किया है शास्त्रकारों ने शास्त्र बना करके। इन शब्दों के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मुझे बताएं यदि मैंने कुछ चूक की हो,
कुछ प्रश्न उठ सकते हो तो उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद।